हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक को। इंग्लिश लैंग्वेज को, इंग्लिश क्या है, इंग्लिश कैसे सीखना है, इंग्लिश के बारे में हम क्या जानेंगे। इंग्लिश है क्या? ऐसे एक चलो आदमी जो होता है, बच्चे जो होते हैं, वो सोच लेते हैं डायरेक्ट सीधा सीधे कि हमें इंग्लिश बस पढ़ने के लिए आ जाना चाहिए, समझने के लिए आ जाना चाहिए। तो इंग्लिश देखिए, ऐसे ही डायरेक्ट रूप से अगर देखा जाए तो सिर्फ पढ़ने से कोई फ़ायदे होते नहीं हैं। मान लिया जाए आपको रीडिंग करने बहुत बेहतर तरीके से आ गए हैं, बट उसके जो सेंस होते हैं अगर वो समझ में नहीं आ रहे हैं आपको, तो फिर उसे पढ़ने की फिर कोई ज़रूरत, कोई ये नहीं हुआ, उसका कोई मतलब नहीं हुआ कि आप क्या पढ़ रहे हैं। तो देखते हैं थोड़ा सा कि इंग्लिश होता क्या है। तो इंग्लिश एक्चुअल में हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग को लगता है कि इंग्लिश एक सब्जेक्ट है, परंतु इंग्लिश सही मायने में एक लैंग्वेज होता है। और इंग्लिश लैंग्वेज होने के कारण इंग्लिश को हम लोग एक बेसिक रूल से हम लोग सीखेंगे, बेसिक तरीके से सीखेंगे, क्योंकि कोई भी लैंग्वेज जो होता है उसे सीखने के लिए एक बेसिक चीज़ों की ज़रूरत होती है। देखते हैं, इंग्लिश जो होता है वो एक लैंग्वेज होता है, और लैंग्वेज को सीखने के लिए आपको एक स्तर से, लेवल से चलना पड़ेगा, निचले लेवल से चलना पड़ेगा, बेसिक तैयार करना पड़ेगा कि आखिर इंग्लिश को समझने के लिए सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ क्या होती है। तो देखते हैं कि आखिर इंग्लिश पहले क्या है। देखिए, कहा जाता है कि इंग्लिश इज द मिक्सचर ऑफ एवरी लैंग्वेज। इंग्लिश इज द मिक्सचर ऑफ एवरी लैंग्वेज, कि इंग्लिश जो है प्रत्येक भाषा का मिश्रण है। इंग्लिश कोई खास जो है अपना रोल नहीं कर पाता है खुद से, इसलिए इंग्लिश जो है अनेक अंग्रेजी वाले जगह से लेकर के कुछ ना कुछ आया है और अपना एक अस्तित्व बना लिया है कि मैं इंग्लिश हूँ। ये इंग्लिश लैंग्वेज का अपना कमजोरी है। इंग्लिश इज द मिक्सचर ऑफ एवरी लैंग्वेज। इंग्लिश में आप देखेंगे कि ब्रिटिश इंग्लिश आकर के मिला हुआ है, अमेरिकन इंग्लिश आकर के मिला हुआ है, फ्रेंच इंग्लिश मिला हुआ है, रशियन इंग्लिश मिला हुआ है, लैटिन आकर मिलता है, ग्रीक मिलता है। ये सारी चीज़ जो भी होते हैं, सारे चीज़ों को मिलाकर एक इंग्लिश बनता है जिसे हम लोग पढ़ते हैं। तो इंग्लिश के बारे में कहा जाता है कि इंग्लिश इज द मिक्सचर ऑफ एवरी लैंग्वेज। और सही मायने में अगर देखा जाए तो इंग्लिश का जो होता है अपना केवल 12% ही भाग अपना है, बाकी जो बचा 88%, 100% में से ये अदर लैंग्वेज से निकाल करके ये अपने आप में समावेशित किया है, इंक्लूड किया है। तो इंग्लिश क्या है? इंग्लिश बहुत प्रत्येक भाषाओं का एक मिश्रण है। आगे हम लोग देखते हैं कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है, तो किसी भी लैंग्वेज को जनरली सीखने के लिए उसका एक ग्रामर रूल होता है, व्याकरण रूल होना चाहिए। और किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए ग्रामर जरूरी है, क्योंकि बिना ग्रामर का कोई भी लैंग्वेज नहीं बन सकता है। तो अब देखते हैं थोड़ा सा कि ग्रामर क्या होता है।
देखिए, देखेंगे, बोला जाता है कि ग्रामर इज ए रूल और लॉ। ग्रामर एक नियम है, एक व्यवस्था है, विच डिटरमाइन रिटेन और अनरिटेन, जो लिखित भी है और अलिखित भी है, विच डिटरमाइन द ऑर्गेनाइजेशन, जो डिटरमाइन करता है, तय करता है एक ऑर्गेनाइजेशन को, किसकी ऑर्गेनाइजेशन को, ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड सेंटेंसेस, प्रत्येक, अनेक, बहुत सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच और सेंटेंसेस के ऑर्गेनाइजेशन को यही डिटरमाइन करता है, यही निर्माण करता है, जिसे हम लोग ग्रामर कहते हैं। अर्थात हम लोग कभी कभी ऐसा भी पढ़े होंगे, आप लोग पढ़े होंगे कि ग्रामर जो होती है वह शास्त्र होता है जिससे हमें शुद्ध शुद्ध पढ़ना, शुद्ध शुद्ध लिखना और शुद्ध शुद्ध बोलना आ जाए, उसे हम लोग ग्रामर कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। तो सेम वही चीज यहाँ पे भी आ जाता है कि ग्रामर इज ए रूल और लॉ, और रूल और लॉ दो ऐसे वर्ड हैं जो सारी चीजों को अपने आप में समावेशित कर लेता है। अर्थात ये दो वर्ड ही ऐसा है जो आप बोलते हैं, शुद्ध शुद्ध पढ़ना, शुद्ध शुद्ध लिखना, शुद्ध शुद्ध बोलना, वो सारी चीज इसके अंदर ही आ जाता है कि यह एक नियम है, यह एक कानून है, जिससे पूरे सेंटेंस और पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक संगठन बनता है, उसका एक होल रूल बनता है। आगे अगर हम लोग देखें इंग्लिश के बारे में, तो यहाँ से देखेंगे आगे कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है, और लैंग्वेज को सीखने के लिए हम लोग नीचे से चलेंगे। अब देखेंगे कि इंग्लिश लैंग्वेज का जो सबसे छोटा इकाई होता है, जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है इंग्लिश लैंग्वेज का, इंग्लिश ग्रामर की, वो क्या होता है, तो वो देखते हैं। देखते हैं इंग्लिश लैंग्वेज की सबसे छोटी इकाई अल्फाबेट होती है। इंग्लिश लैंग्वेज की सबसे छोटी इकाई अल्फाबेट होती है। अल्फाबेट क्या होता है, इसको पहले आप लोग वीडियो को पॉज करके लिख लें, उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं। अल्फाबेट क्या होता है, हम साइड होते हैं। आई होप लिखा गया होगा, तो इसको मिटाते हैं। आगे देखते हैं। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि इंग्लिश लैंग्वेज की जो सबसे छोटी इकाई, सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट जो होता है, वो होता है अल्फाबेट। अब देखते हैं कि अल्फाबेट क्या होती है। तो अल्फाबेट के बारे में कहा जाता है ए से जेड तक अक्षरों या चिन्हों के क्रमबद्ध सजावट को अल्फाबेट कहा जाता है। ध्यान से देखेंगे, ए से जेड तक अक्षरों या चिन्हों के
क्रमबद्ध सजावट को अल्फाबेट कहा जाता है। अब ध्यान से देखेंगे कि ये क्रमबद्ध क्या है। क्रमबद्ध है कि एक ऑर्डर में लिखना है, ए से जेड तक अक्षरों को लगातार लिखना है, कंटिन्यू लिखना है, क्रम से लिखना है। जैसे ए, बी से टी, इस प्रकार से जेड तक। तो हमने जो लिखा ए से जेड तक, तो हम देख रहे हैं कि ये क्रमबद्ध तरीके से लिखा गया है, लगातार लिखा गया है, और यही कहलाता है अल्फाबेट। अल्फाबेट जो होता है एक ऑर्डर में होना चाहिए लिखा हुआ, क्रमबद्ध तरीके से होना चाहिए, पूरा ABCD लिखा होना चाहिए। अब एक क्वेश्चन हम करते हैं, मान लिया जाए अगर इसी को अगर हम ऐसे लिखना चाहें, ए है, सी है, डी है, बी है, जेड है, एक्स है, इस प्रकार से अगर 26 लेटर्स को हम पूरा कर लें, 26 लेटर्स को पूरा कर लें, तो क्या ये भी अल्फाबेट होगा? जी नहीं होगा, यह अल्फाबेट नहीं कहलाएगा। कारण कि ये जो है ऑर्डरलेस है, ये क्रम में नहीं लिखा हुआ है। और हम लोगों ने अभी पढ़ा है कि क्रमबद्ध सजावट को अल्फाबेट कहा जाता है। चिन्हों या अक्षरों के क्रमबद्ध सजावट को अल्फाबेट कहा जाता है, और हम लोगों ने क्रमबद्ध तरीके से इसे नहीं लिखा, इसलिए ये जो है अल्फाबेट नहीं होगा। आगे चलते हैं। अल्फाबेट के बाद हम लोग चलते हैं, अल्फाबेट के बाद आता है लेटर्स। देखते हैं कि ये अल्फाबेट जो होते हैं इसमें टोटल कितने लेटर्स होते हैं। तो कहा जाता है कि इंग्लिश अल्फाबेट में कुल 26 लेटर्स होते हैं। इंग्लिश अल्फाबेट में कुल 26 लेटर्स होते हैं। अब ये 26 लेटर्स जो होते हैं वही अल्फाबेट कहलाता है, ए से लेकर जेड तक। अब देखते हैं इस 26 लेटर्स को, देखते हैं यहाँ पे कि एक वर्ड आया है लेटर्स। तो ये लेटर क्या है, अक्षर क्या है, बता दें आप लोग। आप लोगों को बताना है कि अक्षर क्या है। तो चलो हम बताते हैं आप लोग को कि लेटर क्या होते हैं। तो लेटर्स के बारे में कहा जाता है कि लेटर इज a symbol of sound. लेटर इज a symbol of sound. लेटर जो है ध्वनि का, साउंड का एक चिन्ह होता है, एक प्रतीक होता है। क्या होता है? एक प्रतीक होता है। तो कहा जाता है कि साउंड का सिंबल होता है क्या चीज? लेटर्स। तो लेटर इज अ सिंबल ऑफ साउंड। लेटर जो है ध्वनि का एक प्रतीक है, एक चिन्ह है। मान लिया जाए अगर हम बोले W, तो आपके मन में एक चिन्ह उत्पन्न होता है, एक सिंबल आ जाता है कि W इस प्रकार से। तो वह क्या है? एक चिन्ह है, एक प्रतीक है। जो हम साउंड बोले W, तो इस ध्वनि का प्रतीक आपके दिमाग में तुरंत चला आता है कि हाँ ये है। ठीक, तो ये क्या होता है? लेटर्स जो होता है वो क्या होता है कि लेटर इज अ सिंबल ऑफ साउंड, मतलब कि साउंड का एक प्रतीक होता है, चिन्ह होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? लेटर कहते हैं। अब चलते हैं इस 26 लेटर्स को साउंड के आधार पे, इस 26 लेटर्स को साउंड के आधार पे दो भागों में बांटा जाता है। इंग्लिश अल्फाबेट को
साउंड के आधार पर दो भागों में बांटा जाता है। दो भागों में बांटा जाता है। आप लोग इसे लिख लें। तो आई होप लिखा गया होगा। आगे देखते हैं। इंग्लिश अल्फाबेट को साउंड के आधार पर दो भागों में बांटा जाता है। उसमें से एक होता है वॉवेल और दूसरा आता है कॉन्सोनेंट। वॉवेल की संख्या 5 होता है और कॉन्सोनेंट को लिख सकते हैं, इसकी संख्या 21 होता है और इसे हम लोग लिख सकते हैं एक्सेप्ट वॉवेल। इसका मतलब हुआ कि वॉवेल को छोड़कर बाकी जितने बच गए उसे हम लोग कॉन्सोनेंट बोलते हैं। तो ये हुआ आपका इंग्लिश अल्फाबेट जो हुआ वो साउंड के आधार पे, ध्वनि के आधार पे दो भागों में बांटा गया, एक वॉवेल और एक कॉन्सोनेंट। आगे देखते हैं, इसे लिख लेंगे आप लोग। अब एक चीज समझेंगे। हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज को सीख रहे हैं, तो इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने के लिए सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट जो हमने देखा वो देखा अल्फाबेट। अल्फाबेट में 26 लेटर्स हुए, जिसे ध्वनि के आधार पर हमने दो भागों में बांटा, वॉवेल और कॉन्सोनेंट। अब इसके आगे अगर चलेंगे तो हमें एक अगला चीज मिलता है जिसे हम लोग बोलते हैं वर्ड, और वर्ड के आगे अगर चलेंगे तो हमें मिलेगा सेंटेंस। और आपको पूरा इंग्लिश सीखने के लिए बस इतना ही तो करना है। अल्फाबेट तो आप जानते हैं, वर्ड के बारे में भी जानते ही होंगे और सेंटेंस के बारे में भी जानते होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो फिर थोड़ा मोड़ा जानते होंगे, और यहाँ से यहाँ तक के पहुँचना ही बस इंग्लिश लैंग्वेज को सीखना है। और यही तो कठिन लगता है आदमी को, और रियल में थोड़ा हो जाता है। ठीक, तो आगे देखते हैं थोड़ा सा कि अल्फाबेट के बाद हम लोग चलते हैं वर्ड के पास कि वर्ड क्या होता है। तो वर्ड के बारे में बोला जाता है कि जब दो या दो से अधिक अक्षरों को आपस में क्रमबद्ध तरीके से जोड़ा जाता है और उससे अगर कोई अर्थ निकलता है तो उसे हम लोग शब्द कहते हैं। हमने फिर से एक बार बोला, जब दो या दो से अधिक अक्षरों को आपस में जोड़ा जाता है और उससे कोई अर्थ निकलता है तो उसे हम लोग वर्ड बोलते हैं, शब्द बोलते हैं। तो ध्यान से देखेंगे, इफ टू और मोर वर्ड्स देन टू are connected together and it makes a complete sense,
कॉल्ड वर्ड। तो जब दो या दो से अधिक अक्षरों को, यहाँ एक चीज छूटा, इफ टू और मोर वर्ड्स देन टू, वर्ड्स नहीं यहाँ पे लेटर्स को लिखने हैं। इफ टू और मोर लेटर्स देन टू आर कनेक्टेड टुगेदर एंड इट मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड वर्ड। तो हम लोग इसे वर्ड बोलते हैं जब दो या दो से अधिक अक्षरों को आपस में जोड़ा जाता है और उससे एक पूर्ण अर्थ निकलता है, तो उसे हम लोग शब्द कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में अगर देखें तो इसे हम लोग इस प्रकार से बोल सकते हैं, P + E + N। चलो देखते हैं इसे जोड़कर क्या हो जाएगा। आप लोग बता देंगे पेन, और पेन का मतलब क्या होता है आप लोग भी लिखेंगे। पेन का मतलब ये होता है कलम। तो क्या हमने जो इन अक्षरों को आपस में जोड़ा इसका कोई अर्थ निकला? हाँ, इसका एक अर्थ निकला जिसे हम लोग जानते भी हैं। तो ये शब्द की कैटेगरी में है, अर्थात ये जो बना ये हमारा वर्ड है। मान लिया जाए अगर हम इसी को अब ऑर्डर लेस करके लिखते हैं, क्रमबद्ध तरीके से नहीं बल्कि इसे उलट पुलट कर लिख देते हैं, देखते हैं क्या अर्थ आता है। क्या आप इसका अर्थ जानते हैं? ई है, पी है, एन है, हमें तो नहीं मालूम, शायद आपको भी नहीं मालूम। तो ये जो है कोई अर्थ नहीं दे रहा, अर्थात ये वर्ड जो है नहीं होगा। ये जो आप देख रहे हैं ये वर्ड की कैटेगरी में नहीं रखा जा सकता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि जब दो या दो से अधिक अक्षरों को आपस में क्रमबद्ध तरीके से जोड़ते हैं और उसका एक पूर्ण अर्थ निकलता है तो हम उसे वर्ड बोलते हैं, शब्द बोलते हैं। आप लोग लिख लेंगे। शायद लिखाया गया होगा, आगे देखते हैं। अब देखते हैं वर्ड के बाद हम लोग पढ़ेंगे सेंटेंस को। तो कहा जाता है इफ टू और मोर वर्ड्स देन टू आर combined together and it makes a complete sense is called sentence। तो ध्यान देंगे, जब दो या दो से अधिक शब्दों को आपस में जोड़ा जाता है, आपस में जोड़ा जाता है एंड इट मेक्स, और यह बनाता है एक कंप्लीट सेंस, एक पूर्ण अर्थ जब बनाता है तो इसे हम लोग सेंटेंस कहते हैं। एक बार फिर से बोलते हैं, जब दो या दो से अधिक शब्दों को आपस में जोड़ा जाता है और उससे अगर कोई अर्थ निकलता है तो उसे हम लोग
सेंटेंस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ हम दिखा रहे हैं, आपको ध्यान देंगे। हमने लिखा राम इज अ बॉय। इसमें देखें 4 शब्दों को आपस में जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। पहला तो राम है, उसके बाद इज है, उसके बाद अ है और उसके बाद बॉय है। अब देखते हैं इन सभी को आपस में जोड़ करके क्या इसका कोई अर्थ निकलता है। देखते हैं, आया राम इज अ बॉय। तो हाँ, हम लोग जानते हैं कि इसका एक अर्थ निकला, जिसे हम क्या लिख सकते हैं कि राम एक लड़का है। तो यहां से हम लोगों ने ये देखा कि जब 2 या 2 से अधिक शब्दों को आपस में जोड़ते हैं और उससे कोई अर्थ निकलता है तो उसे हम लोग सेंटेंस कहते हैं। अब देखते हैं इसी को अगर आगे पीछे करके लिख दें तो क्या इसका कोई अर्थ निकलेगा या नहीं। तो ध्यान देंगे, इज ए बॉय, राम ऐड कर दें। अगर आप इसे देखें तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है, अर्थात ये जो है वो सेंटेंस के अंतर्गत नहीं आएगा, ये सेंटेंस नहीं कहा जा सकता है। तो ये हुआ सेंटेंस के बारे में कि सेंटेंस जो होता है उसमें 2 या 2 से अधिक शब्दों का योगदान होता है जो आपस में मिल करके एक सेंटेंस का निर्माण करता है, एक पूर्ण अर्थ का निर्माण करता है। सेंटेंस को अगर देखा जाए तो इस प्रकार से हमने समझा कि जब 2 या 2 से अधिक शब्दों को आपस में जोड़ा तो इसका अर्थ निकला। जिसका अर्थ निकल गया उसे हम लोगों ने सेंटेंस बोला, और जिसका अर्थ नहीं निकला उसे हम लोग सेंटेंस नहीं कह सकते हैं। तो इतना आप लिख लें। लिख लिए होंगे, आगे चलते हैं। सेंटेंस को हम लोगों ने देखा। अब सेंटेंस के आगे देखेंगे कि सेंटेंस में मुख्यतः 3 पार्ट होते हैं। सेंटेंस का मुख्यतः 3 पार्ट होते हैं। सेंटेंस का मुख्यतः 3 भाग होते हैं। पहला, जिसे हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं और हिंदी में कर्ता। दूसरा, जिसे हम लोग वर्ब कहते हैं, हिंदी में जिसे क्रिया कहते हैं। और एक तीसरा आपका आता है ऑब्जेक्ट, जिसे हम लोग कर्म बोलते हैं। तो सेंटेंस में मुख्यतः 3 पार्ट होते हैं, एक सब्जेक्ट, दूसरा वर्ब और एक तीसरा ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट को हिंदी में कर्ता बोलते हैं, वर्ब को क्रिया बोलते हैं और ऑब्जेक्ट को कर्म बोलते हैं। तो सेंटेंस में मुख्यतः ये 3 पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब देखेंगे बारी बारी से कि ये सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है।
तो ध्यान देंगे, फर्स्ट हम देख रहे हैं सब्जेक्ट को। तो गौर फरमाइएगा, देखिएगा ध्यान से। जो किसी कार्य को संपादित करता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं, या जिसके बारे में बातचीत या चर्चा किया जाता है, उसे सब्जेक्ट कहते हैं। ध्यान देंगे, सब्जेक्ट के बारे में हमने कुछ लिखा, उसे ध्यान से देखेंगे कि जो किसी कार्य को संपादित करता है, अर्थात कोई एक्शन को संपादित करता है, किसी कार्य को जो करने वाला व्यक्ति होता है उसे हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं। तो जो किसी कार्य को संपादित करता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं, या जिसके बारे में बातचीत किया जाता है, चर्चा किया जाता है, उसे सब्जेक्ट कहते हैं। मान लिया जाए, अगर बोलेंगे राम क्रिकेट खेलता है, तो क्रिकेट खेलने का काम किसके द्वारा हो रहा है? राम के द्वारा, तो बोलेंगे राम सब्जेक्ट है। जैसे बोलेंगे लड़के पढ़ रहे हैं, पढ़ने का काम कौन कर रहे हैं? लड़के कर रहे हैं, तो सब्जेक्ट कौन हो जाएंगे? लड़के हो जाएंगे। आगे देखेंगे, बोल रहा है कि जिसके बारे में बातचीत किया जाए या चर्चा किया जाए उसे भी सब्जेक्ट कहते हैं। ये दोनों बातों को याद रखना है कि जो किसी कार्य को करता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं, या जो जिसके बारे में चर्चा किया जाता है, बातचीत किया जाता है, उसे सब्जेक्ट कहते हैं। ये दोनों बातों को याद रखना है। अब चर्चा की बात अगर आया तो बात करते हैं। अगर हम बोलेंगे कमरा बहुत बड़ा है, किसके बारे में बात कर रहे हैं? कमरा के बारे में। कमरा क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। अगर हम बोलेंगे कलम नई है, अब कलम नई है तो किसके बारे में बात कर रहे हैं? किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं? कलम के बारे में। कलम सब्जेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से बहुत सारे कुछ बोल सकते हैं। पंखा पुराना है, किसके बारे में बात कर रहे हैं? पंखा के बारे में। पंखा सब्जेक्ट हो जाएगा। बोलेंगे मेरे पिताजी एक किसान है, किसके बारे में बात कर रहे हैं? पिताजी के बारे में। पिताजी सब्जेक्ट हो जाएंगे। तो सब्जेक्ट के बारे में हमने देखा कि जो किसी कार्य को संपादित करता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं, या जिसके बारे में बातचीत किया जाता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। तो यहाँ इसका एक एग्जाम्पल कुछ ले लेते हैं। राम इज प्लेइंग क्रिकेट में क्रिकेट खेलने का जो काम हो रहा है, इस काम को कौन कर रहा है? राम कर रहा है। तो ये राम क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल देखेंगे। द पेन इज ब्लू, हमने बात किसके बारे में किया? कलम के बारे में। तो ये कलम क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। ध्यान से देखेंगे, लिख लेंगे। शायद लिख लिए ही होंगे। आगे देखते हैं। ये था सब्जेक्ट के बारे में। तो सब्जेक्ट के बारे में आध हो गया होगा, समझ गए होंगे।
कि जो किसी कार्य को करता है, संपादित करता है, उसे सब्जेक्ट कहते हैं, अथवा जिसके बारे में बातचीत करते हैं, चर्चा करते हैं, उसे सब्जेक्ट कहते हैं। अगर हम बोलेंगे प्रधानमंत्री बड़ा क्रूर है, तो किसके बारे में बात कर रहे हैं? प्रधानमंत्री के बारे में, प्रधानमंत्री सब्जेक्ट हो जाएगा। बोलेंगे मेरे दोस्त लोग बड़ा नेक है, दोस्त लोग के बारे में बात कर रहे हैं, दोस्त लोग क्या हो जाएंगे? सब्जेक्ट हो जाएंगे। आगे देखेंगे, इसका कुछ बेसिक जानकारी बता देते हैं। किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट को पता लगाने का एक ट्रिक बताते हैं, ध्यान से देखेंगे। किसी भी सेंटेंस में व्हाट या हु से प्रश्न करने पर प्राप्त उत्तर सब्जेक्ट होता है। देखिए, अगर किसी सेंटेंस में आप व्हाट से प्रश्न कर रहे हैं, व्हाट का मतलब क्या, और हु का मतलब कौन। अगर आप किसी सेंटेंस में व्हाट या हु से प्रश्न कर रहे हैं और उसका उत्तर मिल जाता है, तो वह जो उत्तर होगा वही सब्जेक्ट होगा आपका। जैसे आपको दिखाते हैं एक एग्जांपल दे करके। राम हेल्प्ड मोहन। राम ने मोहन का मदद किया। अब अगर हम पूछते हैं हु हेल्प्ड मोहन, हु हेल्प्ड मोहन, यहाँ हेल्प्ड लिखो, हु हेल्प्ड मोहन। इसका मतलब हुआ कि मोहन का मदद किसने किया, मोहन का मदद कौन किया। तो यहाँ हम लोग बोलेंगे राम। आंसर के रूप में हमें क्या मिला? राम मिला। तो ये जो राम आया यही मेरा सब्जेक्ट कहलाएगा इस सेंटेंस का। तो हमारा हु का आंसर मिल गया। राम हेल्प्ड मोहन, राम ने मोहन का मदद किया। हमने प्रश्न किया हु हेल्प्ड मोहन, मोहन का मदद कौन किया, तो इसका आंसर आया राम। और यही राम जो आया आंसर, यही मेरा सब्जेक्ट हो जाएगा। अगर मान लिया जाए, अगर हम बोलेंगे द पेन इज ब्रोकन, द पेन इज ब्रोकन। अब क्वेश्चन करना है कि व्हाट इज ब्रोकन, व्हाट इज ब्रोकन मतलब क्या टूट गया, तो इसका आंसर आएगा पेन, कलम। हमने क्या बोला कि द पेन इज ब्रोकन, कलम जो है वो टूट गया है। तो अब अगर हम प्रश्न किए कि व्हाट इज ब्रोकन, तो इसका आंसर क्या मिलेगा? क्या टूट गया? कलम टूट गया। तो कलम जो हुआ, हमें व्हाट का आंसर के रूप में कलम मिला, और यही कलम जो होगा वो सब्जेक्ट कहलाएगा। तो आई होप यहाँ तक कि आपको समझ में आया होगा कि सब्जेक्ट किसको कहते हैं। सब्जेक्ट के बारे में पता लगाने के लिए दो कीवर्ड्स का हमने प्रयोग किया, एक व्हाट और एक हु का। व्हाट से प्रश्न करने के बाद जो आंसर मिल जाए उसे हम लोग सब्जेक्ट कहेंगे, या हु से प्रश्न करने के बाद जो आंसर मिल जाए उसे हम लोग सब्जेक्ट कहेंगे। तो यहाँ तक के आप लिखें। आज यहाँ तक छोड़ते हैं, अगला आगे देखेंगे। इसके बाद हम अगले वीडियो में